अब तक हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा। अब जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन भी है, जिसमें हमें पता है कि एनर्जी को हम बना नहीं सकते हैं, ना ही ख़त्म कर सकते हैं, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले लॉ ने ऐसी कोई भी मशीन के बनने की संभावना जो एनर्जी क्रिएट कर सके, एनर्जी बना सके, ख़त्म कर दी। यानी एनर्जी बनाने वाली मशीन नहीं बन सकती। एनर्जी की एक फॉर्म से उसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, पर कोई भी एनर्जी जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो किस डायरेक्शन में पॉसिबल है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने नहीं बताया। अगर एक हॉट और कोल्ड बॉडी को एक साथ रख दें तो ऐसा नहीं होगा कि हॉट बॉडी ज़्यादा हॉट हो जाए और कोल्ड बॉडी और ज़्यादा कोल्ड हो जाए। हालांकि फर्स्ट लॉ को इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो वैलिड है, पर फिर भी हमें पता है कि ये पॉसिबल नहीं है। यानी कुछ नेचुरल और स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, उन सब की एक मनपसंद डायरेक्शन है और वो अपोजिट डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियसली नहीं होते। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में के पास कोई जवाब नहीं है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता डायरेक्शन के ऊपर, डज नॉट पुट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस। यानी कि एनर्जी किस डायरेक्शन में कन्वर्ट हो रही है दूसरी एनर्जी में, इसके बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने कुछ नहीं बताया। अगर हम बात करें गैस के क्वासी स्टैटिक एक्सपेंशन की, तो हमें मालूम है कि क्वासी स्टैटिक, आप लोगों को ध्यान होगा, क्वासी स्टैटिक का मतलब होता है कोई भी प्रोसेस जो बहुत स्लो होता है। तो अगर क्वासी स्टैटिक एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो क्या होगा कि गैस एक्सपेंड हो रही है क्वासी स्टैटिकली, और अगर मैं इस प्रोसेस को रिवर्स कर दूं ग्रेजुअली, धीरे धीरे, तो इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होंगी, और ऐसे प्रोसेसेस को हम बोल रहे हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेसेस कुछ होते हैं जिनको हम अगर इस स्टेट से, ए स्टेट से बी स्टेट के ऊपर लेकर जा रहे हैं, तो सेम पाथ से, अगर इस पाथ से हम लेके जा रहे हैं तो सेम ही पाथ से हम इसे रिट्रेस करेंगे, तो आपका जो प्रोसेस है वो इनिशियल स्टेट को, जो फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट है वो दोनों सेम हो जाएगी, यानी कि इनिशियल स्टेट को वापस रीगेन कर लेगा। तो इस तरह के प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। लेकिन अगर हॉट बॉडी से हीट ट्रांसफर हो रही है कोल्ड बॉडी में, तो रिवर्स डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियसली हीट फ्लो नहीं होगी। तो इस तरह के प्रोसेस को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब कुछ प्रोसेसेस रिवर्सिबल हो सकते हैं, कुछ प्रोसेसेस इरिवर्सिबल होते हैं। अगर पानी की अगर हम बात करें तो पानी ऊपर से नीचे फ्लो हो रहा है स्पॉन्टेनियसली, लेकिन ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर वापस नहीं जाएगा, स्पॉन्टेनियसली खुद नहीं जाएगा। तो ये वाला जो प्रोसेस है पानी का, कि वो ऊपर, अगर ऊपर झरने से नीचे गिर रहा है, वो हमें समझ में आता है स्पॉन्टेनियसली खुद हो रहा है। लेकिन अगर झरने से वापस ऊपर पहाड़ की तरफ जाना है पानी ने, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब नेचर के कुछ मनपसंद डायरेक्शंस हैं, कुछ ऐसी प्रोसेसेस हैं जो नेचर में अपने आप होते हैं, और कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं जिनको नेचर मना करती है कि नहीं भाई ये नहीं हो सकता। हालांकि इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर कुछ प्रोसेसेस अब इरिवर्सिबल क्यों है, इस सवाल का जवाब लेने के लिए हमें यहाँ पर एक नया प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा नेचुरल प्रोसेसेस की प्रेफर्ड डायरेक्शंस के लिए। जो प्रेफर्ड डायरेक्शंस की बात करें, अभी तक हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में, तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रेफर्ड डायरेक्शंस हैं उनके नेचुरल प्रोसेसेस की, उसकी बात करें, उस तरह का एक प्रिंसिपल हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं, जिस प्रिंसिपल को हम नाम दे रहे हैं यहाँ पर मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर। मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर, हालांकि इस वर्ड को मैं बाद में एंट्रोपी से डिस्क्राइब करूंगी, लेकिन ये एंट्रोपी जो है वो हम थोड़ा सा लेटर स्टेज के ऊपर इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल इस टर्म को मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर से हम बात करते हैं, मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर। तो सबसे पहले जो हमारा प्रिंसिपल है नेचुरल प्रोसेसेस की प्रेफर्ड डायरेक्शन का, वो ये कहता है कि जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं
वो कोशिश करेंगे, दे टेंड्स, उनके मतलब उनके अंदर जो कोशिश रहेगी, उनकी जो खासियत इस नेचुरल प्रोसेसेस की खासियत है कि वे कोशिश करेंगे कि उनका जो मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर है वो बढ़ा हुआ हो, इंक्रीज्ड मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर कंडीशन की तरफ जाना चाहेंगे। यानी कि मान लीजिए आपके एल्मीरा है, एल्मीरा में बहुत सारे कपड़े, ये आपकी एल्मीरा है, इसमें बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, ठीक है। अगर आपने बहुत वो कपड़े बिल्कुल अच्छे से सेट करके रखे हुए हैं, तो आपको मालूम है अगर आप उसको यूज करोगे, उसमें से एक कपड़ा बाहर निकाल लिया, तो उन कपड़ों की ये टेंडेंसी रहेगी कि वो डिसऑर्डर्ड हो जाएं, ठीक है, वो डिसऑर्डर्ड हो जाएं। यानी कि कोई भी कपड़ा अगर हमने उस जो है वो कहीं पर भी, अगर आपने किसी भी बीच में से कोई कपड़ा पुल कर लिया तो क्या होगा, आपको मालूम है सारे कपड़े आपस में बिखर जाएंगे, डिसऑर्डर्ड हो जाएंगे। तो किसी भी नेचुरल प्रोसेस की ये टेंडेंसी है कि वो इंक्रीज्ड मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर की तरफ जाए। यहाँ पर जो डिसऑर्डर वर्ड है, जो मैं वर्ड यहाँ पर यूज कर रही हूँ डिसऑर्डर, इस डिसऑर्डर वर्ड का मतलब है रैंडमनेस, रैंडमनेस, क्योस, या मैं इसको डिफाइन कर सकती हूँ मॉलिक्यूलर डिसऑर्गेनाइजेशन। यहां पर ये वर्ड जो है बिखरना, बिखरना नहीं है इसका मतलब, डिसऑर्डर का मतलब है मॉलिक्यूलर डिसऑर्गेनाइजेशन। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी चीज खराब हो गई है। डिसऑर्डर वर्ड मतलब यहाँ पर खराब नहीं है, इसका मतलब है मॉलिक्यूलर डिसऑर्गेनाइजेशन। कोई भी मॉलिक्यूल है, मान लीजिए वो अगर सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस चल रहा है तो हम यहाँ कहेंगे कि इसका ऑर्गेनाइजेशन या इसका ऑर्डर बढ़ गया है। लेकिन अगर ये अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग जेड एक्सिस तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो इसका डिसऑर्गेनाइजेशन या इसका डिसऑर्डर बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है। तो डिसऑर्डर वर्ड का मतलब है कि उसका मूवमेंट बढ़ गया है, उसकी रैंडमनेस बढ़ गई है। अगर एक चीज है जो पहले सिर्फ इधर 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 जा सकती थी, अब वो इधर भी जा सकती है, वो इधर भी जा सकती है, इधर भी मूव कर सकती है, इधर भी मूव कर सकती है, तो इसका रैंडमनेस बढ़ गया है, उसका क्योस बढ़ गया है, तो दैट इज कॉल्ड डिसऑर्डर। तो कोई भी नेचुरल प्रोसेस क्या करेगा, वो कोशिश करेगा डिसऑर्डर्ड कंडीशन की तरफ जाने की। तो इस वजह, इसका मतलब क्या है कि अगर एक आपके पास कोई भी प्रोसेस है वो ऑर्डर्ड तरीके से, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके वो ऑर्डर्ड तरीके से हैं, और एक प्रोसेस है जिसमें डिसऑर्डर्ड तरीके से है, तो आपका जो प्रोसेस का स्टेट रहेगा वो पहली स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, चांसेस रहेंगे, जबकि अपोजिट होने के चांसेस घट जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है यहाँ पर बी, इसमें एक गैस है, गैस मॉलिक्यूल्स हैं, और इसमें एक कुछ गैस मॉलिक्यूल्स इसमें हैं। अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूं तो आपको मालूम है क्या होगा, गैसेस आपस में मिक्स हो जाएंगी। ये तो इजीली कनेक्ट करते ही गैसेस मॉलिक्यूल आपस में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हो गए मिक्स। लेकिन अगर मैं इन्हें वापस डिसकनेक्ट कर दूं तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर वापस ए गैस बन जाएगी और यहाँ पर वापस बी गैस बन जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है सिंपल तरीके से। क्यों? क्योंकि अब क्या है कि अब जब ये इन दोनों गैसेस को हमने मिक्स कर दिया तो दोनों मॉलिक्यूल्स, दोनों गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिसऑर्डर्ड कंडीशन में हैं। अगर मैंने इन्हें बंद कर दिया तो ये ए और बी जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स थे ये ज्यादा ऑर्डर्ड कंडीशन थी, तो इस डिसऑर्डर्ड कंडीशन से वापस ऑर्डर्ड कंडीशन पर जाना पॉसिबल नहीं है, ऐसी सॉर्टिंग करना पॉसिबल नहीं है। इस तरह से हमने समझा कि कोई भी नेचुरल प्रोसेस है वो नेचुरल प्रोसेस ऑर्डर्ड स्टेट से डिसऑर्डर्ड स्टेट में जाने की कोशिश करेगा, और वापस उल्टा आना उसके लिए उतना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए वो उसकी प्रेफर्ड कंडीशन नहीं है, वो उसकी टेंडेंसी नहीं है कि वो वापस अपने ऑर्डर्ड स्टेट में आए। तो यहाँ पर हमने देखा कि आपका जो नेचुरल प्रोसेस है, जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं वो स्टेट ऑफ ग्रेटर डिसऑर्डर की तरफ जाने की जो उनकी टेंडेंसी है, और इरिवर्सिबिलिटी जो फिजिकल प्रोसेसेस की है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है, और उसी रिलेशनशिप को हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था कि अगर मान लीजिए कोई भी सिस्टम है उसमें क्यू हीट है, अगर हमने उसमें क्यू हीट प्रोवाइड की उस सिस्टम को, तो वो जो सिस्टम की क्यू हीट है वो कन्वर्ट होती है इंटरनल एनर्जी और वर्क के अंदर। लेकिन कितनी हीट
कितनी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और कितने वर्क में कन्वर्ट होगी, इसके बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने कुछ भी नहीं बताया, कोई बात नहीं की। तो जब मैं बात करूंगी कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क एंड वाइस वर्सा, हीट इनटू वर्क, हीट का वर्क में कन्वर्जन और वर्क का हीट में कन्वर्जन की जब हम बात करेंगे तो यहां पर हम कहते हैं कि दोनों तरीके जो हैं वो एनर्जी ट्रांसफर के हैं। अगर ये हॉट बॉडी है और ये कोल्ड बॉडी है, दो सिस्टम्स है ये ए और बी, अगर दोनों सिस्टम्स के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है तो जो फ्लो होगा एनर्जी का, जो ट्रांसफर होगा एनर्जी का, उसे हम बोलते हैं हीट। और जो हीट है दैट इज अ डिसऑर्डर्ड फॉर्म। एनर्जी एक डिसऑर्डर्ड फॉर्म है। इसको समझने के लिए, इसको हम यूजुअली डिसऑर्डर्ड वर्ड है तो इसको, हालांकि ये लो ग्रेड नहीं, इसको हम कई बार लो ग्रेड एनर्जी भी बोलते हैं। समझने के लिए सिंपल अगर मैं इसको एक स्टेटमेंट में समझाने की कोशिश करूं तो इसको लो ग्रेड एनर्जी मैं यहां पर बोल रही हूं। लो ग्रेड एनर्जी का मतलब है कि इसका ऑर्डर कंपैरेटिवली काफी कम है, डिसऑर्डर्ड है ये, ठीक है। जब हम वर्क, अब एक तो हो गया हीट ट्रांसफर, जब अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो हीट ट्रांसफर हो रही है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, यानी टेम्परेचर डिफरेंस के अलावा किसी भी तरीके से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो उसको हम बोल रहे हैं वर्क। और ये जो वर्क है, वर्क की क्या खासियत है, वर्क स्पॉन्टेनियसली नहीं होता और ये एक ऑर्डर्ड फॉर्म है एनर्जी ट्रांसफर की। तो यहाँ पर हमने देखा कि ऑर्डर्ड वर्क जो है वो एक ऑर्डर्ड फॉर्म है एनर्जी। इसको हम हाई ग्रेड एनर्जी भी, अगर उसको समझने के लिए हम बात करना चाहें तो इसको मैं हाई ग्रेड एनर्जी में बोल रही हूँ इसको, ठीक है। तो अब जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने देखा कि हाँ, हीट हम किसी भी सिस्टम ने एब्जॉर्ब की और वो वर्क और इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। अब कितनी इंटरनल एनर्जी, कितना वर्क, उसके बारे में हमारा कोई जिक्र नहीं है। जब हमने नॉर्मल प्रोसेसेस, प्रैक्टिकल प्रोसेसेस को हमने देखा तो हमने देखा कि मान लीजिए यहाँ पर ये पानी है, पानी के अंदर दो स्टोन्स हैं, इन दो स्टोन्स को मैं आपस में रब कर देती हूँ। तो रब करने के बाद क्या होगा, रब करने के बाद ऑब्वियसली फ्रिक्शन होगी। फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, आपका जो आपकी फ्रिक्शन है उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी, फ्रिक्शन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इंटरनल एनर्जी में और उसकी वजह से आपके जो दोनों स्टोन्स हैं उनका टेम्परेचर इंक्रीज होगा और ये जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसकी वजह से आसपास का जो पानी है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और इस तरह से क्या होगा कि पानी गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया, जब दोनों पत्थरों को रगड़ा तो वर्क को कंप्लीटली कन्वर्ट कर दिया गया हीट में। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा प्रोसेस देखना चाहूं कि हीट, यहां पर मैंने क्या किया है, वर्क इज कंप्लीटली ट्रांसफर्ड या कन्वर्टेड, यहां पर वर्ड में यूज करूंगी कन्वर्टेड, वर्क इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट। लेकिन जब बात करें हीट की, हीट कंप्लीटली कन्वर्ट हो सकती है वर्क के अंदर। जब हीट इंजन की बात करते हैं या इस तरह के किसी भी प्रोसेस की कि हीट जो है वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाए वर्क के अंदर, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो हम देखेंगे प्रैक्टिकली कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क कंप्लीटली। क्यों? क्योंकि जैसा अभी मैंने आपको बताया कि हीट क्या है, डिसऑर्डर्ड फॉर्म, और वर्क क्या है, ऑर्डर्ड फॉर्म। तो यहां पर जब हमने देखा ऑर्डर्ड फॉर्म को हम डिसऑर्डर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं 100%, लेकिन जो डिसऑर्डर्ड फॉर्म है उसे हम कंप्लीटली ऑर्डर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो नेचुरल जो प्रोसेसेस हैं उनकी टेंडेंसी, उनकी प्रोबेबिलिटी ये है कि वो वापस ऑर्डर्ड फॉर्म के अंदर नहीं जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो लाइन है, ये कि हीट जो है वो वर्क के अंदर कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं की जा सकती, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का बेस बनेगा। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इस बात को लेकर आगे इस बात को आगे फर्दर स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेगा, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ा कि वर्क को कंप्लीटली ट्रांसफर किया जा सकता है हीट के अंदर, लेकिन हीट जो है वो वर्क के अंदर कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं होती है, कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं होती है, क्योंकि हीट एक डिसऑर्डर्ड फॉर्म है एनर्जी का, जबकि वर्क एक ऑर्डर्ड फॉर्म है। इसीलिए हमने यहाँ पर देखा कि अगर हीट को कन्वर्ट करना है वर्क के अंदर कंप्लीटली, तो हमें पूरा जो डिसऑर्गेनाइजेशन है उसको ऑर्डर्ड फॉर्म के अंदर लेके आना पड़ेगा, जो नेचुरल प्रोसेसेस की टेंडेंसी नहीं